अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। अच्छा, पहले मैं पैथोलॉजी स्टार्ट कर रही हूँ। पैथोलॉजी इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि पैथोलॉजी के एमसीक्यूज़ ज़्यादा आते हैं। फॉर ऑल स्पेशलिटीज़ पैथोलॉजी के एमसीक्यूज़ ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू द फिजियोलॉजी। और पैथोलॉजी में हिस्टोपैथोलॉजी जो होती है ना, उसके एमसीक्यूज़ नहीं होते, मेडिसिन रिलेटेड एमसीक्यूज़ होते हैं। इस फॉर ऑल एवरी स्पेशलिटीज़, ठीक है। फिजियोलॉजी कम आती है तो फिजियोलॉजी को भी हम कर लेंगे, लेकिन पहले हम पैथोलॉजी को डिस्कस करते हैं क्योंकि पैथोलॉजी ही एक्चुअली कन्फ्यूजिंग है। फिजियोलॉजी तो रट्टा है, ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है। पैथोलॉजी में आपको डिफरेंशियल्स माइंड में आते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ टू टाइप्स की होती हैं। साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होती हैं और ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होती हैं। साइनोसिस का मतलब क्या है? ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ द स्क्लेरा एंड द स्किन। तो ब्लू डिस्कलरेशन किस में होती है? उसमें होती है जिसमें बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा होगा। और बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों है? क्योंकि देयर आर सम कनेक्शंस, यहाँ कुछ मिसिंग हो गई है हार्ट में। क्योंकि हमारा जो राइट हार्ट होता है उसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो हमारा लेफ्ट हार्ट होता है उसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो पल्मोनरी ट्रंक होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, जबकि जो सिस्टेमिक एओर्टा होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अगर कुछ कनेक्शंस जो अल्लाह ताला ने होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए बनाए हैं, कुछ कनेक्शन जो अल्लाह ताला ने इसलिए बनाए हैं कि मिक्सिंग ना हो, अगर वो कनेक्शन मिसिंग हो जाएं या हमारे पास जो है कोई मार्फोलॉजी ख़राब हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए जिसकी वजह से हार्ट अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर से चेंज हो गया है, तो इसकी वजह से साइनोसिस होती है, ठीक है। अब साइनोटिक हार्ट डिजीज़ वो होती हैं जिसमें राइट टू लेफ़्ट शंट होता है। सिंपली आपने ये याद रखना है कि आपका जो राइट साइड का जो हार्ट होता है, राइट साइड का जो हार्ट होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ़्ट साइड का हार्ट जो होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब राइट टू लेफ़्ट शंट है, मतलब कि आपका राइट साइड का ब्लड लेफ़्ट साइड वाले में जाकर मिक्स हो रहा है, लेफ़्ट साइड वाले में जाकर मिक्स हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा। तो कंडीशन कैसी होगी? साइनोटिक होगी। तो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में राइट टू लेफ़्ट शंट होता है और वाइस वर्सा ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में लेफ़्ट टू राइट शंट होता है, क्योंकि लेफ़्ट वाला जो हार्ट होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर डीऑक्सीजनेटेड में मिक्स होना शुरू होगा तो देयर इज़ मोर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। तो आपने सिंपली याद रखना है कि साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में ब्लू बेबीज़ होते हैं। और बेबीज़ क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? ब्लू बेबीज़ इसलिए लिखे हुए हैं कि साइनोटिक हार्ट डिजीज़ हमारे पास इन्फेंटाइल लाइफ में ही नज़र आ जाती हैं, न्यूनेटल लाइफ में ही नज़र आ जाती हैं। लेकिन जो ए साइनोटिक डिजीज़ होती हैं वो वेरी लॉन्ग टर्म एसिम्प्टोमेटिक रहती हैं, अनटिल और अनलेस कोई स्ट्रेस ना हो, कोई इंजरी ना हो, कोई पैथोलॉजी ना हो जाए, कोई ऐसी डिजीज़ ना हो जाए उसके अंदर कि वो नज़र आ जाए। वो एक्सीडेंटल फाइंडिंग्स में ही नज़र आता है, या हम किसी डिजीज़ में पेशेंट का ईको कराते हैं तो पता चलता है कि इसको ये डिजीज़ भी है, या बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई मिलने के बाद अक्सर शंट रिवर्स हो जाते हैं। तो दिस आर द कंडीशन जिसमें ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ का पता चलता है। अदरवाइज़ ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ मोस्टली जो होती हैं शुरू के 10-15 साल में एसिम्प्टोमेटिक रहती हैं, ठीक है। एटलीस्ट इन्फेंट लाइफ में तो एसिम्प्टोमेटिक ही रहती हैं, लेकिन जो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होती हैं वो इन्फेंट लाइफ में ही नज़र आ जाती हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है ब्लू बेबीज़, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन सारी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ को। अच्छा जी, तो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ के ये 5 T's हैं और ये 5 T's आपको ऐसे याद होने चाहिए कि आपको कोई नींद से भी उठाकर पूछे ना तो आपको ये 5 T's आते हो, ठीक है। इसमें आपने याद रखना है, सबसे पहले ट्रंक जो है वो टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज है, ट्रंकस आर्ट्रियोसिस है, परसिस्टेंट ट्रंकस आर्ट्रियोसिस, नॉट ट्रंकस आर्ट्रियोसिस, क्योंकि ट्रंकस आर्ट्रियोसिस तो एक स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था इन द प्रिमिटिव हार्ट, ठीक है। लेकिन परसिस्टेंट ट्रंकस आर्ट्रियोसिस हो जाए तो फिर हमारे पास डिसऑर्डर होता है ट्राइकस्पिड एट्रेजिया और टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं आपके इसमें आती हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में, ठीक है। 5 T's: टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ट्रंकस आर्ट्रियोसिस, ट्राइकस्पिड एट्रेजिया एंड टोटल एनोमलस पल्मोनस वीनस रिटर्न, ठीक है। आपके यहाँ फर्स्ट एड में बहुत अच्छा दिया हुआ है, ट्रंकस आर्ट्रियोसिस 1 वेजल, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेजल्स 2 वेजल डिसऑर्डर है, और ट्राइकस्पिड एट्रेजिया में 3 वेजल ट्रिपल है डिसऑर्डर, टेराटोलॉजी ऑफ में 4 है और TAPVR 5 लेटर इन द नेम। इस तरह करके भी ये निमोनिक आप याद रख सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी ईजी टू मेमोराइज, ठीक है। अब हम वन बाय वन सारे डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है।
जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस को। ट्रंकस आर्टरियोसिस अगर आप पीछे प्रिमिटिव हार्ट वाली वीडियो में देखें तो मैंने आपको बताया था ट्रंकस आर्टरियोसिस से दो मेजर वेसल निकलती हैं, एक आपका पल्मोनरी ट्रंक निकलता है और दूसरा आपका सिस्टेमिक एओर्टा निकलता है, ठीक है। अब इनकी मैंने आपको बताया था ना कि बाद में सेप्टमाइजेशन हो जाती है, हर एक चीज़ दूसरे से सेपरेट हो जाती है। पहले ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में होती है या जो है एक सिंपल चैम्बर लाइक होती है, फिर बाद में इनके अंदर सेप्टमाइजेशन होती है। तो अगर यहीं पर सेप्टमाइजेशन ना हो, ठीक है, वन वेसल बन जाए इंस्टेड ऑफ टू वेसल, यानी कि हमारे पास देयर इज़ अ फेलियर टू सेपरेशन बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड द सिस्टेमिक एओर्टा, तो फिर हमारे पास हो जाता है एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम डिफेक्ट आ जाए तो इसको हम कहते हैं परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस, ठीक है। परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस में थोड़ा सा वीएसडी भी होता है, ठीक है। वीएसडी इस तरह से होता है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं होल वीएसडी, इसलिए कि यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी स्पेस रह जाती है इन बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स। तो ट्रंकस आर्टरियोसिस में आपने सिंपली से बात याद रखनी है कि देयर इज़ अ फेलियर टू सेपरेशन बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा ड्यू टू द फेलियर ऑफ एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम फॉर्मेशन, एंड सो द पेशेंट हैव द मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड ऑल्सो पेशेंट कैन हैव VSD, ओके। ओके, द नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारे पास ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरी। ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं और इसको आप लोगों को वैसे भी पता होना चाहिए। वो सारे लोग जो पीट्स में इंटरेस्टेड है उनको तो ये टॉपिक जो है ना बहुत अच्छे से आना चाहिए, बल्कि इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपने सिंपली याद रखना है कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल एक ऐसी बीमारी है दैट इज़ नॉट कंपैटिबल विद द लाइफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम, एक नॉर्मल हार्ट है, तो नॉर्मल हार्ट में क्या होता है कि आपका जो सिस्टेमिक एओर्टा होता है, ये देख रहे हैं ना, आर्च ऑफ एओर्टा, ये रेड कलर की होती है। रेड कलर की क्यों होती है? क्योंकि इसमें होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वाइल आपके ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल में इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। हाउ कम द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? बिकॉज इन केस ऑफ ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन मतलब अदली बदली, ट्रांसपोजिशन में क्या हो जाती है? मेल पोजिशनिंग हो जाती है। आपके राइट वेंट्रिकल से आर्च ऑफ एओर्टा निकलती है और लेफ़्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी निकलती है। तो ये एक टोटल ऐसी एनॉमली हो जाती है जिसमें लाइफ को कॉम्पिटिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर होना शुरू हो जाता है और लंग्स में आपकी हाइपर ऑक्सीजनेशन हो जाती है, और हाइपर ऑक्सीजनेशन से भी लंग सर्वाइव नहीं करते हैं, सही है। तो दैट इज़ हाउ, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो आपका न्यूबॉर्न होता है वो बर्थ पर ही साइनोस्ड हो जाता है, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ और विद इन द 24 आवर आफ्टर द बर्थ न्यूबॉर्न में सीवियर साइनोसिस हो जाती है और वो लाइफ से सर्वाइव नहीं कर पाता, इवन कि वो सर्जरी का टाइम भी इसमें नहीं मिलता है हमें। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट कंपैटिबल विद द लाइफ। अच्छा, उन पेशेंट में फिर भी ये समहाउ कंपैटिबल हो जाता है जहाँ पे ASD और VSD होते हैं, क्योंकि उनमें फिर क्या होता है कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड हर तरह से हो रही होती है, तो उसमें फॉर फ्यू डेज़ का लाइफ स्पैन मिल जाता है, ठीक है, और इमीडिएट सर्जरी की इसमें नीड होती है। इसके एक दो पॉइंट आपने लिख लें, अपने पास नोट कर लें कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल की प्रेजेंटेशन हमारे पास कैसे आएगी। अ बेबी is 1 day old baby या बेबी जस्ट डिलीवर एंड हैविंग अ सीवियर साइनोसिस, ठीक है। और दूसरा आप इस तरह से ये लिख लें कि इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, क्योंकि ये डायबिटिक मदर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर हैविंग द सीवियर साइनोसिस एट द बर्थ, तो ये आपने याद रखना है। दूसरा इसका ना चेस्ट एक्सरे की फाइंडिंग पूछी जाती है, तो चेस्ट एक्सरे पे इस पर क्या होता है? एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस होती है ऑन द चेस्ट एक्सरे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल। अच्छा जी, उसके बाद आता है हमारे पास ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। ट्राइकस्पिड एट्रेजिया में आप याद रखें ट्राइकस्पिड वाल्व नॉट फॉर्म, ठीक है। आपका ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पे होता है? इन बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल देयर इज़ अ वाल्व विच इज़ कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। अगर ट्राइकस्पिड वाल्व नहीं बनेगा या हाइपोप्लास्टिक होगा या उसकी जगह पे एक सिंपल सी जो है एक सेप्टम बन जाएगा बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, तो फिर हमारे पास क्या होगा? ट्राइकस्पिड एट्रेजिया होगा। सिंपली आपका राइट हार्ट जो है उसकी चैम्बर्स में प्रॉब्लम आ रही है, राइट एट्रियम जो है वो राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट नहीं हो पा रहा विया द ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व की जगह एक मस्कुलर सेप्टम आ गया है
तो हमारे पास क्या होगा कि आपका जो एट्रिया होगा वो एट्रिया इनलार्ज हो जाएगा और आपका राइट वेंट्रिकल बिल्कुल छोटा सा हाइपोप्लास्टिक सा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हाइपोप्लास्टिक राइट वेंट्रिकल होगा, आप डायग्राम में देख सकते हैं छोटा सा राइट वेंट्रिकल है और एक लार्ज वीएसडी होता है जो कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड करवा रहा होता है, और छोटा सा एएसडी भी इसमें होता है टू मेंटेन द ब्लड फ्लो। तो आपने सिंपली बात याद रखनी है कि ट्राइकस्पिड एट्रेजिया में एब्सेंट ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है जिसकी वजह से हाइपोप्लास्टिक राइट वेंट्रिकल होता है और इन लार्ज लेफ्ट वेंट्रिकल होता है एंड वीएसडी इज़ प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपने ट्राइकस्पिड एट्रेजिया में याद रखनी हैं। हाँ जी, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, और मैंने पहले ये प्रूफ की स्लाइड लगा दी कि टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट को आपने प्रूफ करना है कि इसमें कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं, तो फिर ये टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट है। P4 पल्मोनरी स्टेनोसिस, R से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, V से O से ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा एंड V से वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अगर ये 4 चीज़ें पॉजिटिव होती हैं तो हम इसको टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट लेबल करते हैं। अब ये होता क्यों है कि इट इज़ कॉज्ड बाय द एंटीरियर सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनफंडिबुलर सेप्टम। इनफंडिबुलर सेप्टम जो होता है वो बेसिकली एंडोकार्डियल कुशन से बनने वाला एक सेप्टम होता है जो बेसिकली हार्ट के चैम्बर्स को सेपरेट कर रहा होता है। लेकिन ये अगर इसमें डिफेक्ट हो जाता है तो हमारे पास ये सारी की सारी कंडीशन आ जाती हैं जिसमें पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाती है, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा एंड वीएसडी, ठीक है। सिंपली आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है। दूसरा इसमें आपने ये याद रखना है कि ये जो पेशेंट होते हैं ना ये चाइल्डहुड में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ साइनोटिक हार्ट डिजीज़ इन द चाइल्डहुड, नॉट इन्फेंट लाइफ। 6 मंथ तक इसमें समझ नहीं आता है, ये ज़्यादातर 3 मंथ के बाद 6 मंथ के बाद प्रेजेंट हो रहे होते हैं, चाइल्डहुड में होते हैं। होता ये है कि जब भी पेशेंट थोड़ी सी एक्सर्शन करता है, प्लेफुल होता है या रोता है, छोटा बच्चा होगा 3 to 6 मंथ का होगा तो उसमें क्राइंग होगा, ठीक है। और अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा होगा जैसे टोडलर है तो उसमें एक्सरसाइज के बाद या घूमने फिरने के बाद, प्ले करने के बाद जो है बच्चे में साइनोसिस होना शुरू हो जाती है और बच्चा स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ जाता है टू रिलीव दैट साइनोसिस, और स्क्वाटिंग जो है इसको रिलीव करती है, ठीक है। तो सिंपली याद रखना कि साइनोटिक स्पेल्स होते हैं आफ्टर क्राइंग, साइनोटिक स्पेल्स होते हैं ड्यूरिंग प्लेइंग, और साइनोटिक स्पेल्स होते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज और एनी एक्टिविटी दैट आर रिलीव बाय स्क्वाटिंग पोजीशन। सो टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट की ये क्लासिकल पिक्चर है। 4 चीज़ें प्रूव का निमोनिक याद रखना है, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा एंड वीएसडी। एक्सरे कैसा होता है इसका, बूट शेप हार्ट। बूट शेप हार्ट तो मेरे ख्याल से आप सब ने फाइनल ईयर में बड़े शौक से पढ़ा होगा जब पीडियाट्रिक मेडिसिन पढ़ी होगी, ठीक है। इसके अलावा ये एसोसिएट करता है एक सिंड्रोम से जिसको हम बोलते हैं डायगॉट सिंड्रोम। डायगॉट सिंड्रोम जो है बेसिकली इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। ये मैं आपको इम्यूनोलॉजी के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी, सही है। तो इसमें भी हमारे पास साइनोसिस होती है, अर्ली इन्फेंसी में होती है, और जो है इसमें टेट स्पेल्स होते हैं दैट आर रिलीव बाय स्क्वाटिंग पोजीशन, और इसकी सर्जिकल करेक्शन होती है बीटी शंट से, बेलालॉक टसॉस शंट होता है वो डलता है इसके अंदर, तो जिसकी वजह से पेशेंट जो वो इसका पैलेटिव ट्रीटमेंट है, बाकी सर्जिकल रिपेयर इसका एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट है। तो इसमें अर्ली सर्जिकल करेक्शन जो है बिफोर 2 ईयर ऑफ एज जो है वो नेसेसरी होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारी साइनोटिक हार्ट डिसीज़ है टोटल एनॉमनस पल्मोनरी वेनस रिटर्न। सिंपली ये याद रखना है आपने कि आपको अगर 4 चैम्बर और उनके साथ कनेक्टेड वेजल याद हैं तो बड़ा आसान है इसको याद करना कि आपका जो लेफ़्ट एट्रियम होता है उसमें आपकी 4 पल्मोनरी वेन्स आकर ड्रेन हो रही होती हैं, ठीक है, जो कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपकी 4 पल्मोनरी वेन्स ड्रेन इनटू द राइट हार्ट सर्कुलेशन। हियर यू कैन सी एरो बना हुआ है जहाँ पे ASD लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपकी 4 पल्मोनरी वेन्स राइट एट्रियम में आकर ड्रेन हो रही होती हैं और आपके सुपीरियर वेना कैवा और कॉर्नरी साइनस में आकर ड्रेन हो जाती है, ठीक है। दैट इज, और ये डिजीज़ किससे एसोसिएट करती है, ASD से एसोसिएट करती है, समटाइम पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस से एसोसिएट करती है, और इसमें भी राइट टू लेफ्ट शंटिंग होता है टू मेंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द ब्लड, ठीक है। सो ये सिंपल सी इसकी छोटी सी इसकी प्रेजेंटेशन है, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं एप्स्टीन एनोमली को। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं एप्स्टीन एनोमली को। एप्स्टीन एनोमली ज़्यादातर मटरनल लिथियम एक्सपोजर से होती है कि जो मदर्स जो हैं वो लिथियम के ऊपर होती हैं। लिथियम क्या होता है, मूड स्टेबलाइज़र होता है ना, जो आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो जो मदर्स जो है वो लिथियम से एक्सपोज होती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसके अंदर जो है वो एप्स्टीन एनोमली हो जाती है, ठीक है। अब एप्स्टीन एनोमली में क्या होता है कि आपका जो ट्राइकस्पिड वेल्व होता है ना वो मिसप्लेस होता है। अब ट्राइकस्पिड वेल्व कहाँ पे होता है, ट्राइकस्पिड वेल्व बिटवीन द राइट एट्रियम
एंड द राइट वेंट्रिकल होता है। अब इसकी डाउनवर्ड ट्रैक्शन हो जाती है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व इनटू द राइट वेंट्रिकल कॉजिंग द एप्स्टीन एनोमली। और एप्स्टीन एनोमली में क्या होता है कि आपका राइट एट्रियम का साइज इनलार्ज हो जाता है, राइट वेंट्रिकल का साइज स्मॉल हो जाता है और बहुत ज़्यादा मैसिव ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होती है। तो एप्स्टीन एनोमली से क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं? डाउनवर्ड ट्रैक्शन ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन और एप्स्टीन एनोमली। यू नीड टू रिमेंबर द थिंग्स: एप्स्टीन एनोमली, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन and downward traction of tricuspid valve. So this is all about the cyanotic heart disease. मैं आगे एंड में MCQ समराइज़ करती हूँ, आप लोग प्लीज़ इन MCQs को भी अच्छे से देख लें। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट MCQs हैं आपके पास सारे कि आपने सिंपल सिनेरियोज को याद रखना है कि साइनोसिस एट बर्थ इज़ ऑलवेज ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी एंड ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी एसोसिएटेड विद द इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर। ये बात आपने याद रखनी है। फिर एप्स्टीन एनोमली कॉज बाय द लिथियम एक्सपोजर, जिसमें हमारे पास क्या होता है? डाउनवर्ड ट्रैक्शन ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व होती है। टेराटोलॉजी ऑफ फैलिड जो होता है वो अल्कोहल एक्सपोजर की वजह से होता है। अगर मदर अल्कोहल कंज्यूम करती है तो बच्चे में टॉफ के चांसेस होते हैं। एओर्टा अराइज फ्रॉम राइट एंड पल्मोनरी अराइज फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि ये हमारे पास ट्रांसपोजिशन हो गई है, अदला बदली हो गई है। दिस इज ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। persistent truncus arteriosus associated with VSD. Following cyanotic heart disease is not compatible with life, यानी कि जिसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। दिस इज TGA. Egg on string appearance on the chest X-ray, ये किस में होता है? ये भी TGA में होता है। बूट शेप हार्ट किस में होता है? TGA में होता है। साइनोसिस वाइल क्राइंग, प्लेइंग एंड एक्सरसाइज, ये टेट स्पेल्स होते हैं और टेट स्पेल्स किस में होते हैं? टॉफ में होते हैं। रिलीव कैसे होते हैं? स्क्वाटिंग पोजिशन पे होते हैं। एप्स्टीन एनोमली में क्या होता है? ट्राइकस्पिड डाउनवर्ड ट्रैक्शन ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, जिसकी वजह से ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होती है। इसमें हमारे पास राइट एट्रियम का साइज बड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। पल्मोनरी वेन ड्रेन इनटू कॉरोनरी साइनस, वैसे पल्मोनरी वेन लेफ्ट हार्ट में ड्रेन होती है, अगर कॉरोनरी साइनस राइट हार्ट में होता है। अगर राइट हार्ट में ड्रेन होने लगी तो दिस इज टोटल अनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न, यानी वीनस रिटर्न ही अनोमली में चला गया है। ठीक है, तो दिस इज TAPVR. सो दिस इज ऑल अबाउट द साइनोटिक हार्ट डिजीज़। आई होप कि ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। अगर कुछ मिसिंग हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप लोग मुझे ग्रुप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।